नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृत आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और आज लेक्चर 8 तक पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 15 क्वेश्चन लाते हैं जो 15 अलग अलग टॉपिक से होता है, अलग अलग सब्जेक्ट से भी हम लोग अब देखना शुरू कर चुके हैं। और जैसा आपका बीपीएससी का पैटर्न रहता है, लगभग उसी पैटर्न पर अब हम लोग धीरे धीरे चलते नजर आएंगे ना। आप लोग चाह भी रहे थे, तो जैसा मैं कह रहा था कि समय के साथ हम उधर आएंगे और ई विकल्प जैसा आप कह रहे थे वह भी अब आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए, और यह प्रश्न अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है। 3 स्टार इसको डाल दीजिए, है ना। चलिए अब क्या प्रश्न है देखते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, साथियों ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न जो स्टेटमेंट वाले होंगे उसको हमें ये सीखना भी है। मतलब केवल हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि जवाब ढूंढ करके निकल जाएंगे, क्या सही क्या गलत, नहीं। हमें ये भी समझना है कि इस प्रश्न को हैंडल कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है ना, ताकि सॉल्व कैसे किया जाए, ये सब चीजें सीखे। तो अगर जो भी कथन देगा, आप इस कथन को पूरी तरह से आराम से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर प्राचीन भारत के विषय में कहा गया, अपने माइंड को पूरी तरह से हिस्ट्री में फोकस करके लेके चलेंगे एंशिएंट इंडिया के टाइम। अब ये स्टेटमेंट फिलहाल नहीं पढ़ना है। कोई भी इस तरह का प्रश्न आए, ये पढ़ने के बाद ये नहीं पढ़ने लग जाना है, सीधा यहाँ आना है, इस कमेंट को देखना है और यहाँ देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। ये कहा रहा है सही उत्तर चुनिए, तो हमें सही पे ध्यान देना है कि हमसे ये सही कहा है, ये 5 विकल्प रहेगा। उसके बाद स्टेटमेंट पे आना है कि अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान में रहेगा माइंड में कि जो भी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे साथ ही फाइंड आउट करते चलेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है। मिलिंद पन्हो में नागसेन, 2 कैरेक्टर है, नागसेन और मेनांडर के संवाद का वर्णन मिलता है। और ये मिलिंद पन्हो एक रचना है। मेनांदर का संबंध इंडो ग्रीक परंपरा से था, ये देखना है। कई बार पहला स्टेटमेंट दूसरा पढ़ेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मुझे बिल्कुल ये नहीं पता है, तो छोड़ना नहीं है, पूरे एक बार स्टेटमेंट पढ़ के विकल्प के साथ जाइएगा, क्या पता विकल्प से बन जाए क्वेश्चन, है ना। एलिमिनेशन मेथड लगा करके वो भी सीखते चलेंगे हम लोग। मेनांडर ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए ये 3 यहां पर स्टेटमेंट आपके सामने है और यहां पर विकल्प उसके आधार पर है। अब ध्यान देना है, अगर पटना का, मुझे समझिए इस चीज को, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं पढ़ ही के नहीं गया हूं एग्जाम हॉल में, और जैसे ही ये प्रश्न आया मुझे कोई आइडिया नहीं कि प्रश्न है क्या भैया, है ना, बिल्कुल नहीं आइडिया है अपने को। अब देखिए उसके बावजूद भी हम इस प्रश्न को सही कर लेंगे। आप में से जो लोग भी जिनको ये नहीं आइडिया है या दिमाग लगा के चलिए कि नहीं पता है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, और इसके लिए एलिमिनेशन प्रोसेस चाहिए, है ना। और मैं पहले भी कहा हूं कि बीपीएससी में 150 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन आपका होता ही होता है, जिसके लिए आपको कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ये 20 क्वेश्चन के आसपास आप सीधे हैंडल कर ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सीखिए ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। अब ये 2 स्टेटमेंट से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने 3 स्टेटमेंट पढ़ा, मेरे को आइडिया ही नहीं लगा कि ये 2 क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तीसरा में मुझे कुछ हिंट मिलता नजर आ रहा है कि मेनांडर ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। हमने पाटलिपुत्र के विषय में जब भी, जहां भी पटना के विषय में कुछ भी पढ़ा है, तो हमने पाटलिपुत्र के विषय में जो पढ़ा है वो महाजनपद काल में पढ़ा है। और वो जो 16 महाजनपद काल, वो 16 महाजनपद काल में 16 महाजनपद जो होता था, उसमें सबसे स्ट्रांग हमने देखा है कि मगध हुआ करता था। और मगध में ही अपनी राजधानी जो है, एक समय इसका राजगिरी हुआ करता था, जिसको आज हम लोग राजगीर कहते हैं, है ना। और फिर हमने देखा कि समय के साथ कुछ शासक आए जो मगध से इसका ट्रांसफर किया, है ना, यहां से राजधानी को हटा करके, और गंगा और सोन का जहां संगम हो रहा है, किन 2 नदियों का संगम हो रहा है, गंगा प्लस सोन नदी। सोन दक्षिण से जा रही है ना, गंगा नदी अगर ये बिहार पे बह रही है तो सोन यहां से जाएगी। तो यहां पर एक शहर है जिसका नाम पाटलिपुत्र। तो यहां पर मगध जो है इस एरिया में पूरा, तो मगध का यहां से राजगिरी इस एरिया में है, यहां से ट्रांसफर करके इस पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बना दिया। और पाटलिपुत्र का जब भी हमने नाम पढ़ा है वो मगध से ही जोड़ के पढ़ा है। तो फिर ये मेलांडर कहां से आ गया, अपने को लग रहा है कि नहीं ये गलत है। कुछ हो ना हो, बाकी दोनों का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन तीसरा वाला गलत है, इसके विषय में कहीं नहीं पढ़ा है आज तक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं विकल्प पर, क्योंकि हमने इतना कंफर्म कर लिया भैया तुम तो सही नहीं हो, तुम मुखौटा पहन के आए हो, तुम्हें पहचान गए।
अब हम यहाँ विकल्प में देखेंगे, जहां जहां 3 होगा उसको पहले निकाल देंगे हम बाहर, वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, बाकी 1 2 का बाद में देखेंगे। देखिए बी में यहाँ आए हम केवल 1 और 2, 3 नहीं था, रुक जाएंगे, है ना। बी में आए केवल 2 और 3, 3 है, हमें समझ में आया 3 तो नहीं होगा, गया, बी विकल्प खत्म, ये तो सही जवाब नहीं हो सकता है। ओके, अब देखिए सी में आएंगे, यहाँ 1 और 3, अरे वाह 3 यहाँ भी है, ये भी गया, सी भी जवाब नहीं होगा। अब डी पर आए 1 2 3, 1 2 का पता नहीं, लेकिन 3 तो नहीं होगा, तो डी भी नहीं हुआ, यानी कि बी सी और डी ये तीनों विकल्प सही नहीं हुआ। और पांचवा जो ई है वो क्या है, यानी कि हम जवाब नहीं देना चाहते हैं, फिर हम इसे चुनेंगे। पहले हम छोड़ दिया करते थे, इस बार बीपीएससी ने कहा है कि आप जवाब नहीं देना चाहेंगे, अटेम्प्ट नहीं क्वेश्चन का लेना चाहेंगे, तब भी इस सर्कल को आप क्या कीजिए, कलर कीजिए। तो ये हो गया, ये बेचारा जो मासूम है ना, इसको बस ऐसे रख दिया गया है, इस मासूम के साथ क्या खिलवाड़ करना। तो ये 3 को हमने देख लिया, पहचान लिया है, और बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पहला दूसरा क्या है, ठीक है, लेकिन विकल्प तो एक ही बचा ना, सही। इसका मतलब क्या है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तो हमारे पास विकल्प ही एक है। केवल हमने ये एलिमिनेट किया था और हम सही जवाब निकाल ले गए, जबकि अभी तक हमें आइडिया नहीं है कि 1 और 2 सही है कि गलत है, कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ विकल्प से एक का हमने निकाला, वो भी कॉमन सेंस पाटलिपुत्र का निकाल के, और सही जवाब तक इस प्रश्न में हम पहुंच गए। बताइए, कोई नॉलेज की जरूरत पड़ा? केवल थोड़ी सी कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका स्मार्ट वर्क। इसलिए मैं कहता हूं प्रीलिम्स निकालना नॉलेज का खेल केवल नहीं है, नॉलेज तो है ही, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंस माइंड, कॉमन सेंस, आपका जो स्मार्ट वर्क किया होता है, और इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप समझ जाते हैं, आप रिस्क लेना सीख जाते हैं। क्लियर हो गया, चीजें समझ गए, ये विकल्प सही हो गया। बढ़ जाए आगे? नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अब जरा इसको पढ़ेंगे भी तो, क्या मसला था आखिर। सवाल जवाब तो हो गया, लेकिन कुछ सच्चाई भी तो समझ लिया जाए कि क्या था। देखिए यहां पर शब्द क्या है, मिलिंद पन्हो। दरअसल मिलिंद पन्हो जो है वह अपने आप में एक ग्रंथ है, नोट कीजिए। और ये किस तरह का ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, ठीक है। अब इसी ग्रंथ में कुछ प्रसंग की चर्चा की गई है, और उस प्रसंग में एक शासक रहते हैं जिसका नाम मेलांडर रहता है। ये शासक है, और ये शासक जो है वो इंडो ग्रीक शासक है। कहां का? इंडो ग्रीक, ठीक है। और ये मेलांडर और इसके साथ बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं उसमें नागसेन, इसका संवाद होता है इन दोनों के बीच। ये संवाद दार्शनिक संवाद होता है। अब ये मेलांडर और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु हैं, इन दोनों के बीच जो दार्शनिक संवाद है, उस संवाद की चर्चा ये जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, उसमें किया गया है। क्लियर? ये बात है, इतनी कहानी है। अब एक चीज आप पढ़िए, यह क्या नाम है? मेलांडर। मेलांडर नाम आप शायद नहीं पढ़े होंगे या कम पढ़े होंगे, लेकिन एक नाम आपने पढ़ा होगा, अभी मैं लिखूंगा तो आप जो लोग नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे। मिलिंद आपने जरूर पढ़ा होगा, शासक मिलिंद के विषय में। दरअसल ये जो इंडो ग्रीक शासक मेलांडर है, मेलांडर को ही भारतीय सोर्स, यानी कि जो हमारे पास हिस्ट्री के किताब या प्राचीन सोर्स कुछ मौजूद हैं, जैसे कि मिलिंद पन्हो, तो आप देखिए इसमें भी हमने क्या लिखा है? मिलिंद लिखा है, मेलांडर नहीं लिखा है। तो यहां देखिए, तो भारतीय जो स्रोत हैं हमारे पास, उसमें हमने मेलांडर को मिलिंद कहा है, तो इसीलिए ये नाम एक ही है, मिलिंद नाम से ज्यादा यहां चर्चा चलेगा। इंडो ग्रीक शासक था, और उसका शासन अगर मुख्यतः देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र में रहा। अगर एरिया पूछा जाएगा तो आप कहेंगे, तो जाहिर सी बात है। अब ध्यान दीजिए, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में, तो उसकी राजधानी आप उस समय के हिसाब से एक जगह नाम होता था, उसका नाम है सागल। क्या नाम है? सागल। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि सागल का आज के समय में क्या नाम है? मैं लिख देता हूं, तब तक अगर कोई जानते हैं तो बता दीजिएगा कि मैं जान रहा था। सियालकोट। देखिए सियालकोट एरिया किधर है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। आ गया? तो सही जवाब ये दोनों था कि मिलिंद पन्हो में नागसेन जो बौद्ध भिक्षु, और मेलांडर जिसका नाम मिलिंद है, इंडो ग्रीक शासक है, इसके संवाद का वर्णन मिलता है। कितना बढ़िया, तो सही हो गया। हालांकि हम तब नहीं जानते थे, हमने सीखा है ये। और मेलांडर का संबंध इंडो ग्रीक परंपरा से था, बिल्कुल था, तो दोनों सही हो गया। हमें केवल इसके विषय में पता था और हम सही जवाब निकाल ले गए, लेकिन अगर पढ़ के जाते तो इस तरह से जवाब निकालते। एकदम क्लियर हो गया।
तो एक ट्रिक आज आपने सीख लिया, ठीक है। ट्रिक जरूर सीखना है, मैंने पहले ही कहा है कि केवल नॉलेज से प्रीलिम्स में काम नहीं चलेगा, किसी का नहीं चला तो आपका भी नहीं चलेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे आप लोग बताइए। 5 स्टार लगाएंगे ना, तो लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी पता चलेगा कौन सा कथन सत्य है। ये जो पूछला शब्द है, इस पर थोड़ा गौर करना है। आगे, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत बताइए, राष्ट्रगीत कौन हमारा है, वंदे मातरम, है ना, तो ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रगान हमारा क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, स्टेटमेंट देखते हैं फिर आएंगे। राष्ट्रगीत के गाने की समय सीमा 3 मिनट 10 सेकेंड तय कर दी गई है। ठीक है, वर्ष 2025 में राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसका 150 वर्ष पूरा हुआ है, इसके रचना का वो कहा गया है। डी कहता है कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं और ई मासूम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या बताइए, 4 आपके पास विकल्प हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा सही होने वाला है। इसके समझने के लिए हमें इस तीनों स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये टॉपिक पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहा है, वंदे मातरम विवाद में भी रहा है अलग अलग वजहों से। फरवरी 2026 में दरअसल एक गाइडलाइंस आता है भारत सरकार के द्वारा, और उस गाइडलाइंस में कहा जाता है कि वंदे मातरम यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको सभी तरह के सरकारी और जो औपचारिक कार्यक्रम होंगे उसमें इसका गायन अनिवार्य होगा। तो ये कब आ रहा है, 2026 फरवरी के महीना में गाइडलाइंस। अब गायन तो होगा, लेकिन गायन के लिए कुछ नियम भी तो फिर होंगे जो कि अनिवार्य किया गया है। तो उसमें नियम में कहा गया कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं, सरकारी कार्यालय हैं यानी कि ऑफिस है, जो स्कूल्स तमाम है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन जो होने वाले हैं, इन तमाम जगहों पर वंदे मातरम का गायन वादन अनिवार्य है। पहली बात ये। दूसरा, यदि किसी कार्यक्रम में, ध्यान दीजिएगा ये शब्द जो कह रहा हूं ये स्टेटमेंट में आएगा, यदि किसी कार्यक्रम में जनगण मन यानी कि राष्ट्र गान और वंदे मातरम यानी कि राष्ट्र गीत दोनों का गायन होना है, तो बताइए पहले कौन गाया जाएगा। ये गाइडलाइंस फरवरी 2026 में है, इसमें रूल में कहा गया है, तो पहले इस स्थिति में वंदे मातरम पहले गाया जाएगा और बाद में राष्ट्रगान गाया जाएगा यानी कि जनगण मन। तो ये नहीं भूलना है, ये स्टेटमेंट में इस बार हो सकता है। अब चलिए आगे क्या इस नियम में है। कार्यक्रम में वंदे मातरम के जो छंद की अगर बात करेंगे, पहले 2 छंद जो है वो गाया जाता रहा, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्यश्यामलम, है ना, वंदे मातरम, ये 2 छंद जो आगे के है वो गाया जाता था। अब कहा गया है कि नहीं, अब केवल 2 छंद नहीं गाएंगे बल्कि सभी 6 छंद जो है, यानी 6 छंद कहने का तात्पर्य है कि वंदे मातरम गीत का पूरा संस्करण ये गाना पड़ेगा, और इसके गाने की अवधि जो है वह 3 मिनट 10 सेकेंड की होने वाली है। तो ये भी सही है, और 6 छंद यानी कि पूरा संस्करण, तो ये भी सही है। ये दोनों हो गया। ठीक, इतना डिबेट में निकल गया। जब भी राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा, ये भी गाइडलाइंस में है, तो वहां जितने भी लोग मौजूद होंगे सभी लोगों का सम्मान में सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। जैसे कि हम जनगण मन राष्ट्रगान में करते हैं, वैसे ही दर्जा इसको राष्ट्रगीत को भी दिया गया है। आगे, यदि एक पॉइंट और, यदि राष्ट्रगीत किसी डॉक्यूमेंट्री या समाचार रील के भाग में बजता है, ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए फिल्म में जैसे अभी राष्ट्रगान बजता है, ऐसा ही अगर राष्ट्रगीत कोई भी डॉक्यूमेंट्री में यूज हुआ है, समाचार रील में बजता है, तो दर्शकों के लिए खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। यहां ध्यान देना है, ये अनिवार्य नहीं है, इस नहीं पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर मूवी वगैरह में है, फिल्म देखने गए और वहां मूवी में राष्ट्रगीत चर्चा में आ गया, फिल्म के अंदर है या समाचार में है, तब आपके लिए अपेक्षा नहीं की गई, ये छूट दिया गया है। ये स्टेटमेंट पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह के कंडीशन में आपको सभी को छूट दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के ये जो दिशा निर्देश हैं वो एडवाइजरी इन नेचर के हैं, ना कि कोई कानूनी बाध्यता। ये भी ध्यान रखना है। कानूनी बाध्यता करने का तात्पर्य समझते हैं, यानी कि अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक तरह से नियम कानून को तोड़ रहे हैं, फिर आप पर कहीं न कहीं कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर ये जो पूरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है कि सलाहकारी प्रकृति, एडवाइजरी इन नेचर, तो फिर आप पर कानूनी बाध्यता नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना चाहिए, ये नागरिकों से उम्मीद की गई है।
और वर्ष 2025 को लेकर के अगर यहां पर चर्चा करेंगे तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, उसी के उपलक्ष्य में सब चर्चा चला। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। सही जवाब कौन सा? डी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आराम आराम से एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर सही जवाब तक निकलिए। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म से व्यक्तिगत संबंध तथा उसके धार्मिक जीवन में परिवर्तन की जानकारी मिलती है? हम सब जानते हैं कि अशोक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने शस्त्र अस्त्र का त्याग ही कर दिया कि अब मुझे नहीं लड़ना है, ये सारी चीजें, और धम्म के शिक्षाओं पर वो चलने लगे, बुद्ध के बताए गए रास्तों पर चलने लगे। तो ये आपसे पूछा गया है, ये सारी बातें बता दी गई है। आपसे पूछा गया है कि भैया ये तमाम चीज जो हुआ था वह किस अभिलेख से पता चलता है, बस इतनी बातें हमें बता दो। जिसमें भ्राभु अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्त्री है और हाथी गुम्फा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। अगर आपने इसके विषय में पढ़ा होगा, निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये सब इतना तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बीपीएससी दे रहे हैं तो पढ़ेंगे, चूंकि बिहार में ये सब अशोक सम्राट वहीं के हैं, तो आपसे इतनी उम्मीद की जा रही है। तो भ्राभी अभिलेख के विषय में, भाब्रू अभिलेख के विषय में पढ़ा होगा, और एक अभिलेख और आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है बैराट। ये बैराट अभिलेख भी आपने पढ़ा होगा। तो बैराट क्या है? ये जो भाब्रू अभिलेख है ना, इसी को बैराट कहीं कहीं जगह लिखा देखते होंगे, इसी को कहा जाता है। तो जब भाब्रू अभिलेख या बैराट अभिलेख आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इसका वर्णन देखेंगे। इसमें अशोक स्वयं को बौद्ध धर्म का उपासक बताते हुए बौद्ध शिक्षाओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ बौद्ध ग्रंथों, धर्म शिक्षाओं का भी उल्लेख मिलता है। इससे अशोक के व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ाव की जानकारी निकल करके सामने आती है। यही आपका प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, या तो भाब्रू अभिलेख या फिर बैराट अभिलेख, दोनों ही शब्द प्रयोग में आ सकता है। निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध इल्बर्ट विल विवाद से था? ये सीधे आप कहां पहुंच रहे हैं? हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर सीधा आ रहे हैं। अब इसमें कहा गया है भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने का प्रश्न। दूसरा, भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का प्रश्न। तीसरा, भारतीयों को पृथक निर्वाचन देने का प्रश्न। चौथा, प्रेस पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करने का प्रश्न। और पांचवा, मासूम है। ठीक है, अब यानी कि इस चार में हम आएंगे, पांचवा से अपने को मतलब नहीं है। तो अपने को इसका कालखंड अगर थोड़ा बहुत पता हो जाए तो शायद काम बन सकता है। ठीक है, इल्बर्ट विल विवाद जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था साथियों, वो 1883 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समय को ध्यान रखिए। अब इस समय क्या होता है कि तात्कालिक वायसराय जो उस समय का, ये टाइमलाइन देखिए, इसलिए पहले लिख दिया है। अगर ये टाइमलाइन आपको याद है तो इसके इर्द गिर्द चीजें आप घुमाते ले चलेंगे। तो तात्कालीन वायसराय बताइए कौन होंगे उस वक्त के, इस समय के? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय विधि सदस्य सर कर्टनी इल्बर्ट, वो इन्होंने ही ये विधेयक लाया है ना, इल्बर्ट बिल। तो इन्हीं का पूरा नाम था कर्टनी और सर की उपाधि दी जाती थी जो इनको मिला था। ठीक है, तो इसके समय ये आया था, ये विधि सदस्य हुआ करते थे। अब यहां पर प्रश्न, ये बातें तो है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। अब बातें हैं कि ये जो बिल आया, ये बिल किस उद्देश्य से आया, इसका मोटो क्या था, वो मोटो आपसे पूछा गया है। तो इस बिल का मोटो था कि भारतीय जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों को यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार देता था। ठीक है, अब भारत में रहने वाले यूरोपीय समुदाय जो हैं वो इसका तीव्र विरोध करने लग गए। तो यहां पर देखिए क्या है, भारतीय न्यायाधीशों द्वारा, यानी कि भारत के जो न्यायाधीश हैं, यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का यह प्रश्न हुआ। अब यहां पर यूरोपीय लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? यूरोपियों को लग रहा है कि बताओ, हम गोरे हैं, हम सुपीरियर हैं, और हम पर ये काले जो मजिस्ट्रेट है वो हमारा मुकदमा देखेगा। ये तो मलिच्छ हम इसको मानते हैं, अपने से नीचे मानते हैं। यही तो अंग्रेज मानते थे। श्वेत वर्ण की जो थ्योरी है वो कहीं न कहीं जो काले लोग हैं उनको अपने से निम्न मानते थे, है ना। रंग के आधार पर रंग भेद की नीति जो अंग्रेजों की है वो यहां से खुल करके सामने आ गया। तो कुल मिलाकर के हम बी विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे। मामला क्लियर हो गया, और यूरोपीय समुदाय के द्वारा यहां पर तीव्र विरोध हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित की गया पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है,
कहाँ स्थित है? तो पहले तो एक प्रश्न का जवाब यहां पर आपको मिल गया। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जो है ये पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को किया गया है। इतनी चीजें क्लियर। आपसे पूछा गया है कि भैया बस ये बता दो किस जगह स्थित है, और स्थित में भी आसान कर दिया है। मैं तो थोड़ा इसको कठिन करना चाहूंगा या करता आपके लिए, लेकिन प्रश्न ने आसान कर दिया कि स्टेट पूछ लिया, थोड़ा और जगह वगैरह पूछनी चाहिए थी। तो समझिए इसको। हाल ही में केंद्र सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को ये जो इको सेंसिटिव जोन है वो घोषित किया है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा किया गया है? ये सब भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ये सब रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा साथियों, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए, ये क्या है? अगर पूछा जाए तो देखिए क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। तो एक प्रश्न और हो गया, यहां से क्लियर हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछा गया है कि किस स्टेट में? ये उत्तर प्रदेश में है। मैंने कहा कि मैं थोड़ा कठिन करता आपके लिए, इतना आसान नहीं करने का मेरा मन है। तो मैं आपसे इसमें पूछता कि भैया ये बता दो लगे हाथ कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ना। स्टेट तो बात की बात है। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के जिस डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है साथियों गोंडा। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा स्टेट से ज्यादा, ठीक है। और ये रामसर साइट जो है ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि क्या भैया ये बताओ ये रामसर साइट है, यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण की जो व्यवस्था रामसर साइट में देखने को मिलता है, क्या यहां देखने को मिलेगा? बिल्कुल, यह एक रामसर साइट भी है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, है ना, इसको रामसर स्थल। आर्द्र भूमि रामसर स्थल किससे जुड़ा हुआ है? आर्द्र भूमि के संरक्षण वगैरह से जुड़ा हुआ। और रामसर एक शहर है दरअसल, वो ईरान का है, वहीं पर ये समझौता वगैरह हुआ था, गाइडलाइंस वगैरह थे, इसलिए रामसर स्थल ही ऐसे जगहों को कहा जाने लगा, ठीक है। तो यहां देखने को मिलेगा सर्दियों में मध्य एशिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षी यहां पर आएंगे। किधर से आएंगे? मध्य एशिया और तिब्बत से। गलती से नहीं बोल देना यूरोप से आ रहे हैं, साइबेरिया से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को टेस्ट लगाते देखा है, सब साइबेरिया मार के आते हैं, पता नहीं क्यों। साइबेरिया जो लेक वगैरह है ना, वो बिहार से में जो है कांवर लेक है, नागी नकटी है, वहां बहुत साइबेरिया से आ रहे हैं। तो हर जगह साइबेरिया नहीं मारते रहना, यूरोप नहीं मार देता ना, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए एक शब्द क्या है? इको सेंसिटिव जोन। तो जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होता है वो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के आसपास स्थित संवेदनशील एरिया होता है। शार्क जो ऑब्जर्वर जो होता है ना, उसकी तरह कार्य कर मानवीय गतिविधियों के दुष्प्रभाव से जो संरक्षित पारिस्थितिक तंत्र है उसकी ये रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि मैंने इसमें कई चीजें आपको बताया है और खास करके ये इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक है। अगर देखिए ज्योग्राफी के पोर्शन पर जाएंगे ना, तो मैंने बीपीएससी में जो नेचर देखा है, बीपीएससी में मेरा अपना अनुभव है कि ज्योग्राफी से कम इन्वायरमेंट से ज्यादा पूछा जा रहा है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बिहार में कई जगहों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, तो हो सकता है बिहार का नाम पूछ करके गोंडा डिस्ट्रिक्ट का पूछ ले। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लाल और पीली मिट्टी में सबसे अधिक संबंधित है? कुछ विशेषता दिया गया है और कहा गया लाल और पीली मिट्टी को के संदर्भ में बताया। अत्यधिक ह्यूमस और नाइट्रोजन, लौह की उपस्थिति के कारण लाल रंग, अत्यधिक कैल्शियम कार्बोनेट, केवल हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाना और ई तो मासूम है। तो चार विकल्प यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। क्या कहा गया है? लाल रंग, और कहा गया है कि किसके वजह से, क्या संबंधित हो सकता है? लाल मिट्टी का रंग क्यों होता है? ये आपने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन है, स्कूल के दिनों में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। केवल एक वजह है कि इसमें उपस्थित जो लौह तत्व होता है ना, आयरन का जो एलिमेंट है, ये तो पढ़ा होगा ना क्लास 6 वगैरह में, मुझे लगता है एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। तो उसमें लौह की उपस्थिति के कारण लाल रंग। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब ये मत कहना कि ये कठिन है, क्योंकि ये अगर कठिन है तो आपके लिए दिक्कत होगा। बीपीएससी में 25 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, कठिन कर देगा आपके लिए फिर स्थिति। तो थोड़ा सा ये सब पढ़ना है। अब यहां पर जरा डिटेल्स को बढ़ाते हैं हम लोग। इसका निर्माण कैसे हो रहा है ना, मतलब ये जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे हो रहा है? तो प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टान ये जो है, इसका क्या होता है, समय के साथ अपक्षय होता है, इसके वजह से इस मिट्टी का निर्माण होगा। और लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है, ये पहले प्रश्न आ चुका है बीपीएससी में। तो लिखिए, जरा लिख लीजिए, मैं लिखूंगा टाइम लगेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस और ह्यूमस, ये इसकी कमी होती है। कई जगह लिखा होता है कि प्रचुरता है और लोग टिक मार के आते हैं, ठीक है। अब यहां है कि क्या यहां पर खेती की जा सकती है? सोचिए, क्या इन फसलों पर खेती हो सकता है? हो सकता है। इसके लिए चीजें हो सकती है।
वो 2-3 फैक्टर है। फैक्टर क्या है? आपको उचित सिंचाई करनी पड़ेगी, सिंचाई की व्यवस्था जो है वो सही से आपको करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ भाई उर्वरक देने पड़ेंगे, क्योंकि उपजाऊ जमीन ये तभी बन पाएगा, यहां से काम निकल पाएगा। और यह भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उसके अनेक भागों में इस तरह की मिट्टी देखी जाती है। क्लियर? तो लोकेशन भी पता हो गया, बी विकल्प के साथ चलेंगे। 7वां, बिहार के भौतिक भूगोल। अब ध्यान रखना है, क्या शब्द है? बिहार। कई लोग बिहार पढ़ते हैं और भारत का भौतिक भूगोल सोचते रहते हैं। बिहार का भौतिक भूगोल सोचिए। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए और आपको कहा गया विचार कीजिए। तुरंत विचार करेंगे या ये देखेंगे, कूट देखेंगे कि यहाँ क्या क्या है। अब यहां पर आएंगे, ठीक है। चलिए, बिहार का अधिकांशतः भाग गंगा के मैदान में स्थित है। देखेंगे, आराम से देखेंगे। कैमूर का पठारी क्षेत्र बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। क्या कहा गया है? कैमूर का पठारी क्षेत्र बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में, वो भी देखेंगे। बिहार में हिमालय की नवीन वलित पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। हिमालय की नवीन वलित पर्वत श्रेणियां। ओके, चलिए, ये 3 चीज है। एक काम करें, बिहार का एक मैप बना ले। पहले एक रफ डिजाइन कर देता हूं बिहार का मैप बन जाएगा ना, तो हम लोग का काम मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा, और मुझे भी समझाना थोड़ा आपके लिए आसान होगा। आपको जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं, मैप में मैं जो है क्या हूं, बहुत ही औसत दर्जे का कलाकार हूं। तो मेरे कलाकारी को आप थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए मैप अपना देखेंगे। आप में से निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग मेरे से बड़े कलाकार होंगे। तो ये हो गया मेरा बिहार का मैप। आपका इससे अच्छा हो सकता है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, क्योंकि यहां से मुझे गंगा नदी निकालनी है, तो गंगा नदी निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा बक्सर को ऊपर करना पड़ेगा, इस एरिया को। चलिए ठीक है, एक रफ आइडिया है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, गंगा नदी को प्रवाहित कर रहा हूं इस एरिया से। ये एरिया कौन सा है? कटिहार भागलपुर वाला, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है? बक्सर वाला एरिया लेके चलिए। बक्सर का चौसा में गंगा नदी एंट्री करती है। तो होता क्या है कि गंगा नदी जो, ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर बिहार को 2 भागों में बांटती है। ये दक्षिण बिहार हो गया, दक्षिण मैदान, ये उत्तरी मैदान हो गया, ठीक। अब गंगा रिवर जो ये चल रही है ना, तो इसके इर्द गिर्द ध्यान रखिए, इसके इर्द गिर्द बिहार का विभिन्न डिस्ट्रिक्ट भी है। तो यहां पर जो बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट हैं, ये नंबर पूछा गया है पहले भी कि कितने डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी टच कर करके निकलती है, उसका संख्या होगा 12। जोड़ लीजिएगा आप लोग, यहां से बक्सर वगैरह से होते हुए यहाँ पटना उटना ये सब कटिहार भागलपुर तक, तो इसके इर्द गिर्द जो इस एरिया में 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजर रही है। क्लियर? अब यहाँ क्या कहा गया? बिहार का अधिकांश तक भाग गंगा के मैदान में स्थित है। गंगा को बिहार की जीवनदायिनी भी कही जाती है। 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, और उसमें से 12 सोचिए जरा गंगा नदी से ही टच कर रही है। लॉजिक लगाइए, मैप से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो पहला सही हो गया ना, यानी कि बिहार का अधिकांशतः भाग जो है गंगा के मैदान में स्थित, समझ में तो आ रहा है भैया। आगे चलते हैं। कैमूर का पठारी क्षेत्र बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अपने को देख लेना है कि कैमूर किधर है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वो यहां है, और कैमूर का पठारी क्षेत्र जो है उसमें रोहतास का भी कुछ एरिया आता है। रोहतास का डिस्ट्रिक्ट ये वाला है। तो ये वाला हिस्सा आपसे पूछा गया है। तो जरा देखिए ये किधर है, ये मैप पर ये किधर है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट। तो देखिए ये किस कोण में है? इस कोण में है। ये कौन सा हो जाएगा? ये दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ये सब पढ़ा है ना आप लोगों ने, मैथ में पढ़ा होगा। तो यहां पर देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम भाग में ये स्थित हमने फाइंड आउट कर लिया, लोकेशन निकाल लिया। देखिए मैप से निकल गया, ये भी सही है। ये 2 स्टेटमेंट सही हो गया। अब देखिए यहां पर विकल्प भी देखिए। विकल्प देखेंगे तो पहला दूसरा ए में है, इसमें केवल एक है, गलत हो गया। इसमें 2 और 3 है, एक नहीं है, हमें पता एक सही है, तो सी भी गलत हो गया। लेकिन डी के पास आएंगे, यहां खेल है 1 2 3, यानी कि 3 पर भी चलना पड़ेगा। 3 के विषय में भी हमें पता होना चाहिए, तभी काम बन सकता है। अब यहां पर 3 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। बिहार में हिमालय की नवीन वलित पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। तो सबसे पहले बिहार की तरफ हिमालय किधर हो सकता है, लगाइए अंदाजा लगाइए जरा। बिहार का उत्तर, ये कहा ना गंगा डिवाइड कर रही है, तो उत्तरी मैदान ये हुआ ना। ये एरिया कौन सा है? नेपाल का है, ये पूरा मिथिला का हिस्सा। तो हिमालय इसी एरिया में होगा ना, सोचिए, ऐसे बस लॉजिक लगाइए, ज्यादा नहीं सोचना है। तो हिमालय की नवीन वलित पर्वत श्रेणियां पाई जाती है बिहार में, क्या ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए बिहार में हिमालय की मुख्य नवीन वलित पर्वत श्रेणियां नहीं पाई जाती है। नवीन वलित पर्वत श्रेणी नहीं होगी। बिहार का जो उत्तर पश्चिमी भाग होगा, अब इसी से निकालिए उत्तर पश्चिमी भाग क्या होगा, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिमी हो गया, तो ये वाला हिस्सा हुआ ना,
नॉर्थ वेस्ट, ये वाला हिस्सा, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, जो आपका क्या है यहां पर, वेस्ट चंपारण। जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो मोतिहारी वगैरह का हिस्सा है उसकी बात की गई है। तो बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग जो है हिमालय की तराई के निकट है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले भी बताया था, ये जो बॉर्डर का एरिया है बहुत हल्का सा ऊपर से टच करता है, तो हिमालय की तराई के निकट ये स्थित होगा, ना कि हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रेणियां के निकट। तो ये भैया गलत हो गया, तो ये यहाँ 3 जो आया था वो गलत हो गया। हम ए विकल्प के साथ ही चलेंगे, 1 और 2 हमारा सही है। कैसे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे धैर्य के साथ, ये समझ में आ रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार लेप्रोसी को कुष्ठ रोग कहते हैं, है ना, को जड़ से खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? तो पहला देश बताएंगे आप लोग कौन सा है? WHO के अनुसार मार्च 2026 में चिली को कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को जड़ से खत्म यानी कि उन्मूलन करने वाला दुनिया का दूसरा देश कहा गया है। कौन? किसको? चिली को। अब मुझे बताएं चिली कहां पड़ता है? लैटिन अमेरिका में, वो उपमहाद्वीप भी ध्यान रखिए। अब पहला कौन सा देश है? मैंने ये आपसे पूछा था, इसमें नहीं है, पहला इस विकल्प में है ही नहीं, तो पहला का नाम लिख लीजिए, ये है जॉर्डन। जॉर्डन पहला ऐसा देश इस दुनिया में बना जो कुष्ठ रोग को पूरी तरह से अपने यहां से खत्म कर दिया, और WHO ने, ये WHO के द्वारा हुआ है, WHO ने इसकी घोषणा 2024 में की। ठीक है, चिली मैंने पहले ही कहा कि अमेरिकी महाद्वीप का ऐसा पहला देश होगा जिससे ये उपलब्धि हासिल की है, और खास करके लैटिन अमेरिका की बात करेंगे। ठीक है, तो चिली हो गया। आगे बढ़ जाएं, संविधान के संदर्भ में, पॉलिटी पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कहा गया अनुच्छेद 32 जो है फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। उच्च न्यायालय, अच्छा सही उत्तर देखना है, ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की गई है। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ओके, 5 तरह का रिट जो जारी होता है ना, ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 तरह का रिट कौन जारी होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके द्वारा सीधे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं ना, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वगैरह का हनन हुआ है तो। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारता केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है। हाँ, यहां आ गया प्रश्न, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है ये। चलिए इसको मिलकर के सॉल्व करते हैं। पहला क्या कहा गया है, जरा गौर कीजिए तो, संविधान की कुछ चीजों को लेकर के बात की गई है। ओके, और कहा गया कि अनुच्छेद 32, मैंने कहा कि अनुच्छेद 32 जो है हमारे संविधान के साथियों भाग 3 में है, और भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। उसी में एक आर्टिकल देखने को मिलता है 32, इसको क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का, बोलेंगे जरा, उपचारों का अधिकार। ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में कोई परेशानी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? सर्जरी करके उसको अलग कर देता है बॉडी से। ऐसा ही हमारे संविधान में कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं नागरिकों के अधिकार वगैरह का हनन हो, तो वही डॉक्टर का काम ये कर रहा है, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इनको इसीलिए हृदय और आत्मा कहा गया था अंबेडकर साहब के द्वारा। और फिर कहा गया है दूसरा, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है क्या 226 का इस्तेमाल करके रिट जारी कर सकता है? समझिए यहां पर 226 का क्या करेगा, और सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट। तो ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के पास इस तरह की पावर है। तीसरा है, यहां स्टेटमेंट ध्यान से समझेंगे समझ जाएंगे, मैंने बता रखा है कि स्टेटमेंट कैसे गलत और कैसे सही होता है। अनुच्छेद 226 की चर्चा की गई है, हाई कोर्ट की चर्चा की गई है, रिट की बात की गई है, बस कहा गया कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में करेगा। शब्द पे ध्यान दीजिए, केवल, ये स्टार लगाइए इस शब्द को। मैंने आपसे कहा था कि ये जब केवल जैसे शब्द आ जाए ना तो रुकिएगा, 90% चांस ऐसे रहता है कि जहां ये आ जाए उसके बाद वो स्टेटमेंट गलत होता है। ये मैंने पहले लेक्चर में ही आपको समझा दिया था, ये ट्रिक है, और ये ट्रिक आप इसी प्रैक्टिस से सीखेंगे। 1000-1500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आप सीख जाएंगे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट का अगर आर्टिकल 226 के अंतर्गत देखेंगे तो मौलिक अधिकार पर रिट जारी करने का अधिकार तो है ही, इसके साथ साथ अन्य विधिक अधिकार पर भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो विधिक अधिकार भी इसमें होगा, मतलब कानूनी अधिकार की बात की गई है। अगर आपके कानूनी अधिकार का हनन हो रहा है तो भी रिट जारी होगा फंडामेंटल राइट के साथ साथ। तो ये जो सही हो जाएगा, कौन सा सही हुआ हमारा? पहला, दूसरा है ना, तीसरा तो गलत हो गया भैया। तो पहला दूसरा है विकल्प बी में। समझ में आ रहा है, चीजें सीख पा रहे हैं अपना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। धन विधेयक 5 स्टार लगाइए जरा, इसको हमेशा चर्चा में रहता है। यूपीएससी ने कई बार इस पर प्रश्न पूछा है, बीपीएससी ने भी प्रश्न पूछा है, तमाम पीसीएस पूछ चुकी है, कोई पीसीएस बचा नहीं जिसने प्रश्न ना पूछा हो इस पे। धन विधेयक का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब उससे जोड़ करके सही बताना है। इसे केवल
हाँ, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आ गया, केवल अभी समझाया था ना, इसे केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बताइए, ट्रिक सिखाया हूं, क्या करेंगे? कुछ पता ना हो, गलत। 90% चांस है, हमेशा नहीं, कई बार सही भी हो सकता है। तो क्या इसे राज्यसभा में प्रस्तुत केवल किया जा सकता है? नहीं, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब यहीं पर रहता कि इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो सही होता, तब केवल सही हो जाता, लेकिन केवल राज्यसभा दिया, हटा दीजिए इसको, ये गलत हो गया। इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक, नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। भाई मनी बिल है, मनी बिल को प्रेसिडेंट के पूछे बिना आप ला कैसे सकते हैं? गलत। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक अंतिम निर्णय राज्यसभा का होता है, नहीं नहीं, धन अंतिम निर्णय तो बिल्कुल नहीं होगा, यही हो जाएगा, सी विकल्प यहां पर सही होगा। देखिए यहां पर राज्यसभा जो है धन विधेयक को सही मायनों में 14 दिन ही अधिक से अधिक अपने पास रख सकती है, उसके भीतर उसको वापस करना पड़ेगा। मान लेते हैं, आप कहेंगे कि 14 दिन में वापस ना करे तो इसे मान लिया जाएगा कि लोकसभा द्वारा इसे पारित कर दिया जाए, दोनों सदन द्वारा फिर पारित हो जाएगा, ठीक है। अब राज्यसभा का क्या काम है? सिफारिश करना उस बिल पर लोकसभा को। अब मान लीजिए राज्यसभा ने सिफारिश करके इस मनी बिल पे दिया, लोकसभा की मर्जी है उसे स्वीकार करे या ना करे। मतलब राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, वह केवल सिफारिश कर सकती है, सी विकल्प। चलिए, राजकोषीय घाटा, ये इकोनॉमी से अच्छा प्रश्न है। राजकोषीय घाटा पर बहुत प्रश्न पूछे गए, इसको 5 स्टार लगाइए। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अपने को ढूंढना है, ठीक है। चलिए, यह कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर, हाँ यही सही लगता है, इसमें उधारी को प्राप्ति में शामिल किया जाता है, हाँ ठीक है, ये विकल्प ही सही है, पढ़ते ही समझ में आ गया, अभी बता भी देता हूं। यह सरकार की कुल देना ना, कुछ नहीं, परिसंपत्ति व्यय, यह केवल राजस्व व्यय नहीं, यह केवल विदेशी ऋण नहीं। तो अब ये समझ लीजिए, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बहुत ईजी है। राजकोषीय घाटा क्या होता है समझिए, कुल सरकारी व्यय, जो कुल सरकारी व्यय होगा इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको, इससे आप माइनस कीजिए, और माइनस क्या करना है, देखिए अंतर किसका कहा, कुल प्राप्तियों को, तो जो कुल प्राप्ति है उसको माइनस कर दीजिए। और इसमें इसी स्टेटमेंट में देखिए प्राप्ति है ना, इसी स्टेटमेंट में देखिए तो एक और चीज लिखा हुआ है, उधारी का प्राप्ति में शामिल कर देना। तो कुल मिलाकर के अगर ये माइनस करेंगे तो उधारी को छोड़ करके यहां लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया राजकोषीय घाटा। कैसा? राजकोषीय, भाई राजा का कोष, राजा का खजाना, उसमें घाटा लग गया, ये कहा जा रहा है। यानी कि सरकार को अपने कुल व्यय का पूरा करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त राशि लेनी पड़ेगी, उधारी लेनी पड़ेगी, तो राजकोषीय घाटा को दर्शाएगा। आप के घर से अगर 10,000 रुपया महीना आया है और आप ठीक से नहीं चला पाए, खर्चा कर लिया और रूम रेंट नहीं दिए, तो रूम रेंट लेने के लिए दोस्तों से उधारी लेना पड़ेगा ना, वैसा ही सरकार को करना पड़ता है। तो राजकोषीय घाटा को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। आरबीआई फिर इसके लिए गाइडेंस वगैरह बताते रहती है। चलिए, ये इकोनॉमी का अच्छा प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। मानव शरीर में रक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। साइंस की लगातार आप लोग बात करते रहे और मैंने देखा ब्लड से ज्यादा प्रश्न पूछा गया। बायो में 25 क्वेश्चन आएगा, बायो से मान के चलिए 15 क्वेश्चन रहेगा, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, सही उत्तर आपको चुनना है। और यहां ध्यान रखना है, रक्त के संबंध में कहा गया मानव शरीर में। और चलिए आगे, यहां पर लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मुझे बताने की जरूरत है ये, अगर मुझे ये आपको बताने की जरूरत है ना, फिर तो मामला गड़बड़ है आपका। हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा देश का जानता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? हम सब जानते हैं कि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। और प्लेटलेट्स मुख्यतः रक्त के थक्के बनाने में सहायक होते हैं, भी सही है। हम बचपन में पढ़े हैं ना, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी के विषय में। हीमोग्लोबिन होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और डब्ल्यूबीसी जो है, जो श्वेत रक्त कोशिका है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, यानी कि शरीर को संक्रमण और फिर बीमारियों से बचाता है। और प्लेटलेट्स जो होता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, यानी कि चोट वगैरह लगता है तो खून का वो जो बहना होता है, इसकी वजह से रुकता है कुछ समय बाद। ये 3 चीजें आप समझ रहे हैं ना, ब्लड से रिलेटेड। पहले भी ये सब चीज हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये 3 चीजें ब्लड से रिलेटेड याद रखिएगा। कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो तीनों सही है, यानी कि डी विकल्प के साथ चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, और ऐसा ही इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ष 2027 का आगामी जनगणना के लिए केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री कर लीजिए या मंत्री अमित शाह ने किस शुभंकर को लॉन्च किया? मैंने पहले भी कहा था कि ये 2027 का जो सेंसस है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहां से प्रश्न रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न रह सकते हैं। प्रगति और विकास को लेकर के बात किया गया था, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो ये किया था, तो उसमें प्रगति
प्रगति जो है महिला को डिनोट करता है और विकास जो है पुरुष को डिनोट करता है। अगर ये स्टेटमेंट आए तो इसको ध्यान रखिएगा। आधिकारिक शुभंकर जो रहा प्रगति और विकास का अनावरण किया गया। ठीक है, बाकी सेंसस से संबंधित पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता ही दिया है, तो रिपीट नहीं करूंगा। बिहार के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है और फिर स्टेटमेंट देखते हैं। वैशाली को प्राचीन गणराज्यीय परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। भारत को जो हम कहते हैं कि सबसे पुराना लोकतंत्र का जगह रहा है, इसकी वजह क्या रहा है? वैशाली। वैशाली में वज्जी संघ जो है उसका एक प्राचीन हिस्सा रहा है, वज्जी संघ इसका, और इसे विश्व के सबसे पुराने गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। वज्जी संघ में लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। मुझे फील हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे आ जाए। डेमोक्रेसी वगैरह को लेकर के बहुत चर्चा आजकल चल रहा है मार्केट में ना, आंदोलन वगैरह, तो गणराज्य से प्रश्न उठा के पूछा जा सकता है। तो इस वजह से विश्व के सबसे पुराने गणतंत्र के तौर पर वैशाली को माना जाता है और इसीलिए बिहार में कहते हैं कि भाई वैशाली सबसे पुराना गणतंत्र रहा है। तो ये तो भैया सही हो गया है ना। तो सही उत्तर में कहा है 1 2 3 4। अच्छा, तीसरा देखिए, सी तो ऐसे निकल गया, सी गलत हो जाएगा क्योंकि पहला उसमें नहीं है। अब आगे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो मासूम है। ठीक है, एक तो आगे पढ़ना ही पड़ेगा। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुई थी। ये बौद्ध संगति से प्रथम, द्वितीय और तृतीय। चलिए, राजगृह क्या प्रथम हुआ था, द्वितीय क्या पाटलिपुत्र में हुआ था और तृतीय क्या वैशाली में हुआ था, बस इतना आपसे पूछना है। अब इसे समझते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह यानी कि आज के राजगीर में हुआ था। और किसके संरक्षण में हुआ था ये पूछा जा सकता है। ये आयोजित हुआ था, ये सही है, यहां रख लीजिए, लिख देता हूं, आजाद शत्रु बोलते हैं ना, ये आजाद नहीं, आजाद त होता है, त। मुझे चंद्रशेखर आजाद याद आ रहे हैं तो हो गया आजात शत्रु। ठीक है, तो आजात शत्रु के संरक्षण में ये यहां पर कराया जाएगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई। एक चीज और पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की। अध्यक्षता जो प्रथम वाले के आप लोगों ने पढ़ा होगा, महाकश्यप है ना, पढ़ा है ना, ये सब तो पढ़े ही होंगे, तो ये वाला तो सही हो गया। चलिए, अब राजगीर था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति क्या वो पाटलिपुत्र में हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, अब इसमें कुछ चीजें और समझ लेते हैं। तो देखेंगे अगर, तो पहला अगर देखेंगे बौद्ध संगति, वो आप राजगीर में होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जो है वो अजात शत्रु के संरक्षण में होगा। और एक चीज बस इस प्रश्न में ध्यान रखना है कि यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में कहा गया है, पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति हुआ है साथियों, पर द्वितीय नहीं हुआ है। पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगति हुआ है वो तृतीय हुआ है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, और सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ है, ठीक है। तृतीय अशोक उस वक्त सम्राट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं मैंने कहा कि अध्यक्षता जो है वो अशोक कर रहे हैं। अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। किसने? मोगलीपुत्र तिस्स, ये अध्यक्षता कर रहे हैं तीसरे वाले का। चलिए, और फिर अगर तीसरा यहीं आ गया, ये इसका कनेक्शन है, तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर भी जान लीजिए कि तृतीय बौद्ध संगति जो है कुंडलवन, कुंडलवन कहां पड़ता है साथियों? वैशाली नहीं, कुंडलवन में हो रहा है, मतलब तृतीय नहीं, सॉरी चतुर्थ, क्योंकि तृतीय तो ये इसी में पटलिपुत्र चला गया, तो चतुर्थ जान लीजिए। फोर्थ वाला जो होगा वह कश्मीर में होगा, ये भी आप सबों ने पढ़ा होगा कुंडलवन में, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां लिख देता हूं, कनिष्क के शासनकाल में। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन कह रहे हैं? वासुमित्र, ये बहुत फेमस कैरेक्टर है। और इसमें उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न में देखें तो पहला तो सही था ना, हाँ वैशाली वाला सही था, और दूसरा भी सही था, तीसरा चौथा गलत था, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही हुआ है, पहला दूसरा ये रहा, बी विकल्प, ठीक है। बी विकल्प के साथ जाएंगे। ऐसे करके एक एक फैक्ट निकाल करके देखिए, तब आपका काम बन जाएगा। चलिए, आप 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे लगातार। यूपीएससी विभिन्न पीसीएस में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा अधिक सम्मान देना है, इज्जत के साथ पेश आएंगे तो ये भी आपके साथ इज्जत के साथ पेश आएगा, है ना। तो देखिए क्या क्या है, सही युग्म आपको बताना है। अब यहां ये तो हटा ही दीजिए, मासूम है ए, और यहां पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
ओजोन परत संरक्षण, यानी कि यहां पर कुछ प्रोटोकॉल दिया गया है आपको और कहा गया है कि उसके वो किस किस विषय पर हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्या वो जैव विविधता को लेकर के हुआ था, रामसर अभिसमय क्या मरुस्थलीय नियंत्रण को लेकर के, बेसल अभिसरण जलवायु परिवर्तन को लेकर के। ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सही है। देखेंगे अगर यहां पर जैसे कि रामसर की बहुत चर्चा है, एक स्टूडेंट के नजरिए से मैं सोचता हूं तो मरुस्थलीय नियंत्रण के लिए नहीं है, ये किस चीज के लिए है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। ये लगातार चर्चा में है ना, इसीलिए इतना तो हम समझ गए कि भैया तुम तो गलत हो, तुम तो निकल ही जाओ, तुम तो यहां मत रहो ही मत। और क्योटो प्रोटोकॉल बहुत चर्चा में रहता है, और ये क्यों रहता है, ये नहीं होगा, क्यों रहता है, ग्रीन हाउस गैस जो है इसके उत्सर्जन में कैसे कमी किया जाए। तो ये गलत, मतलब ये भी गलती हो गया। हाँ, बेशल अभिसमय, बेशल अभिसमय क्यों चर्चा में रहता है, जो खतरनाक अवशिष्ट है सीमा पार आवगन और उसको निपटाने से संबंधित, जलवायु परिवर्तन नहीं, ये उधर रहता, ठीक रहता, ये भी गलत। तो पहला ही हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोत परत में उसके संरक्षण के लिए, हम लोग कह रहे हैं ना कि ओजोत परत में जो है, ओजोन परत में वो छिद्र हो रहा है, तो पैरावैगनिक किरण जो सूर्य का है वो धरती तक पहुंचेगा, तो लोगों का फिर वो चेहरा, स्किन खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं उसको फिर हमें नियंत्रण में रखना पड़ेगा, है ना, जो एसी वगैरह से निकलता है गैस वगैरह, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा पढ़ा है आपने। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने यहां पर देखा आज के 15 क्वेश्चन में विभिन्न सब्जेक्ट को हमने शामिल कर दिया, अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन बनाए और बढ़िया से सॉल्व भी कर लिया। अब आप लोग का कितना सही हुआ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए। कुछ ट्रिक सीख रहे हैं कि नहीं, आप प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है वो सीख रहे हैं कि नहीं। मेरा मकसद केवल इतना नहीं है कि सही जवाब बता देना, वो तो ठीक है, लेकिन अगर सीखेंगे नहीं आप तो वहां पर तो क्वेश्चन बदल के आएगा ना, तो फिर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे लगाएंगे। तो ये बताइए कि और क्या ट्रिक वगैरह सीखना है तो उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।